जय हिंद। मैं सहायक आचार्य सहदीप सिंह, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय इटावा। आज हमारा टॉपिक है जॉन लॉक और जॉन लॉक के बारे में पढ़ेंगे हम। तो उसका जीवन परिचय क्या है, वो उदारवाद का जनक, अनुभववाद का जनक और उसका महत्व क्या है, इन बात के बारे में जानेंगे। देखिए, जॉन लॉक का जन्म इंग्लैंड में हुआ 1632 ईस्वी में हुआ था। और उस समय जो इंग्लैंड था, उस समय के इंग्लैंड में राजतंत्र और संसदीय शासन के बीच में संघर्ष चल रहा था, गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। जॉन लॉक ने अपने तर्कों से संसदीय प्रजातंत्र का समर्थन किया। जॉन लॉक ने अपने तर्कों से संसदीय प्रजातंत्र का समर्थन किया। उसने 1688 की ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति का दार्शनिक आधार दिया। लॉक के विचारों में व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की मान्यता केंद्रीय है। इन्होंने सामंतवादी विशेषाधिकार, रूढ़िवादी घटक और राज्य के दैवीय सिद्धांत का खंडन करते हुए सीमित एवं संवैधानिक शासन का समर्थन किया, ताकि व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता संरक्षित रह सके। इस प्रकार उनके विचारों में व्यक्तिवाद, उदारवाद एवं अनुभववाद अहम घटक है। देखिए, लॉक का जीवन काल 1632 से 1704 ईस्वी तक रहा है। जो लॉक का जीवन काल था, उस समय जो इंग्लैंड का परिदृश्य था, उसमें सिविल वार छिड़ा हुआ था। राजा के बीच और संसद के बीच शक्तियों का संघर्ष हो रहा था और धर्म सुधार आंदोलन भी अपने जोरों पर थे। एक और कैथोलिक, दूसरी ओर प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक जो होते हैं थोड़े कट्टरवादी होते हैं और प्रोटेस्टेंट ये ईसाई धर्म का थोड़ा ज़्यादा उदारवादी रूप है। कैथोलिक ये मानते थे, और कैथोलिक को हम सरल भाषा में समझे तो ये कहने का मतलब, अगर राजा कैथोलिक है तो वो कहेगा प्रजा भी कैथोलिक होगी, यानी राजा का धर्म ही प्रजा का धर्म हो जाए। ये था इस प्रकार का कैथोलिक। और प्रोटेस्टेंट एक तरह से उदारवादी था, राजा का धर्म कुछ भी हो, प्रजा का धर्म, अपने धर्म की स्वतंत्रता होगी। इस प्रकार से वो तो उस समय उसने राजा की शक्तियों का विरोध किया, राजा के दैवीय अधिकारों का विरोध किया। उसने रॉबर्ट फिल्मर की जो पैट्रियार्का थी, जिसमें दैवीय अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, उसकी बड़ी तीव्र आलोचना की। इसलिए उसका बहुत महत्व है। उसका महत्व किस बात में है कि वो अनुभववाद का जन्मदाता माना जाता है। उसे उदारवाद का पिता कहा जाता है और वो अधिकारों का जन्मदाता है। प्राकृतिक अधिकारों की आधारशिला उसने रखी और उसे सामान्य बुद्धि का दार्शनिक भी कहा जाता है। और उसे एक महान परंपरा का प्रारंभिक प्रवक्ता और एक महान परंपरा का अंतिम प्रवक्ता भी कहा जाता है। तो कौन सी महान परंपरा है जिसका अंतिम प्रवक्ता, और कौन सी है जिसका प्रारंभिक प्रवक्ता? जैसे रिचर्ड हुकर ने एक पुस्तक लिखी, दैवीय शासन, और इससे लॉक बहुत प्रभावित हुआ और कहा जाता है, और इसके बारे में कहा जाता है कि लॉक मध्यकाल की एक महान परंपरा के बारे में अंतिम आवाज़ थी, और ये महान और एक महान परंपरा की प्रथम आवाज़ था। और ये मध्यकाल की महान परंपरा कौन सी थी? ये ईश्वरीय विधि, जिसका लॉक अंतिम प्रवक्ता माना जाता है। और प्रथम आवाज़ किसकी? उदारवाद का प्रथम प्रवक्ता माना जाता है। तो ये लॉक का महत्व है। तो आइए लॉक के विचारों में आगे बढ़ते हैं। लॉक की महत्वपूर्ण रचनाएं। लॉक ने 2 ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, लॉक की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। इस पुस्तक में लॉक ने राज्य की उत्पत्ति एवं उसके कार्यों का वर्णन किया है। दूसरी उसकी जो रचना है उसका नाम है लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन। यह लॉक की अन्य रचना है जिसमें धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन किया गया है। लॉक की पद्धति, लॉक एक अनुभववादी विचारक है और उसको अनुभववाद का जन्मदाता माना जाता है, बुद्धिवाद का नहीं। अनुभव का मतलब देखना, छूना, स्पर्श करना, सुननी, जो
जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों से जो अनुभव होता है वो ही ज्ञान वास्तविक है। इसी को कहते हैं अनुभववाद। बुद्धिवाद नहीं, बुद्धिवाद का मतलब है जो अनुभव से पूर्व है, बुद्धि में विद्यमान होता है, वो बुद्धिवाद है, लेकिन वो अनुभववाद का जन्मदाता माना जाता है। तो देखिए, जॉन लॉक एक अनुभववादी विचारक है और लॉक के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है और मनुष्य अपने ज्ञानेंद्रिय अनुभव के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करता है। इस ज्ञान का विश्लेषण मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। उदारवादी विचारक, उदारवादी व्यक्तिवादी विचारक, वो उदारवाद का पिता कहा जाता है और वो व्यक्तिवादी विचारक कहा जाता है। कैसे? देखिए, इसको उदारवाद का जनक माना जाता है, परंतु आप ये जानते हैं जब हम उदारवाद की बात करते हैं तो उदारवाद का मतलब, जब उदारवाद का विकास हुआ तो उदारवाद हुआ औद्योगिक क्रांति से प्रभावित था। उदारवाद के विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण काम था वो औद्योगिक क्रांति, और ये औद्योगिक क्रांति से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ और सबसे पहले प्रभावित हुआ वो इंग्लैंड था। और संयोग से इंग्लैंड में ही जब औद्योगिक क्रांति का प्रभाव था तो इंग्लैंड में ही जॉन लॉक का जन्म हुआ। तो वो स्वाभाविक रूप से उदारवाद का मूल प्रवर्तक हुआ, क्योंकि औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड और जॉन लॉक ये सब संयोग बनते चले गए। तो इसीलिए वो मूल प्रवर्तक था उदारवाद का। जैसा कहा है, जैसे एम सेलिगर ने द लिबरल पॉलिटिक्स ऑफ जॉन लॉक नामक पुस्तक लिखी, उसके अंतर्गत लिखा है कि जॉन लॉक पहला ऐसा राजनीतिक दार्शनिक था जिसने आधुनिक उदारवाद को विस्तृत और प्रभावशाली चिंतन पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया। सीबी मैकफर्सन ने भी लिखा है कि लॉक वास्तव में अंग्रेजी उदारवाद का मूल स्रोत था। तो लॉक के जितने सारे विचार हैं उनमें उदारवाद की मान्यताएं क्या क्या थी, आओ देखते हैं। वह मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानता है। जो भी उदारवादी होगा वो विवेकशील में विश्वास करेगा। और उदारवादी व्यक्ति की संपत्ति को अत्यधिक महत्व देते हैं। स्वतंत्रता इनके विचारों का केंद्रीय बिंदु होता है। वह व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों पर बल देता है और उन प्राकृतिक अधिकारों में भी सबसे ज़्यादा उसने संपत्ति के अधिकार पर बल दिया। और लॉक सीमित संवैधानिक शासन का भी समर्थन करता है। सीमित संवैधानिक शासन का समर्थन करता है। तो देखिए, व्यक्तिवादी जो व्यक्ति होगा वो जरूरी नहीं है कि सीमित संवैधानिक शासन की बात करे, लेकिन उदारवादी जो व्यक्ति होगा उदारवादी व्यक्ति होगा वो सीमित संवैधानिक शासन की बात करेगा। लेकिन इसीलिए ये बात ज़रूरी है कि देखिए, जो व्यक्तिवादी व्यक्ति की बात करेगा वह संवैधानिक शासन की नहीं करेगा, लेकिन उदारवादी व्यक्ति व्यक्तिवादी होगा। ये तो जरूरी है कि उदारवादी व्यक्ति व्यक्तिवादी होगा, परंतु हर व्यक्तिवादी उदारवादी होगा ये जरूरी नहीं है। वहीं नागरिक समाज को कृत्रिम उपकरण मानता था जो मनुष्य की सुविधा के लिए बनाया गया है। यानी वो व्यक्तिवादी था क्योंकि वो मनुष्य को पहले मानता था। वो हॉब्स इस बात में उलझ गया कि व्यक्ति पहले कि राजा पहले, लेकिन लॉक इस बात में उलझा नहीं। उसने कहा कि व्यक्ति पहले, व्यक्ति के बाद सब कुछ। तो वो नागरिक समाज को तो एक उपकरण, साधन मानता था और व्यक्ति उसके लिए साध्य था। तो नागरिक समाज कृत्रिम उपकरण था, मनुष्य की सुविधा के लिए उसे बनाया गया था। वह नागरिक सत्ता को अखंड या अविभाज्य नहीं मानता था, बल्कि वर्तमान राजनीतिक सत्ता के प्रति विरोध के अधिकार को मान्यता देता था। तो ये है उसके उदारवादी माने जाने के कारण। पहला, मनुष्य विवेकशील प्राणी है। दूसरा, संपत्ति को महत्व देता था, स्वतंत्रता को महत्व देता था, प्राकृतिक अधिकारों की आधारशिला उसने रखी, सीमित संवैधानिक शासन की बात करी। तो ये ही सारी चीज़ें होती हैं एक व्यक्तिवादी और उदारवादी व्यक्ति की विशेषताएं। तो
हाँ, आज के हमारे जो लेक्चर था इसका जो हमने पढ़ा है, लोक का जीवन परिचय, लोक की रचनाएं, लोक की अध्ययन पद्धति, और लोक एक उदारवादी और व्यक्ति विचारवादी विचारक के रूप में, और लोक का महत्व क्या है। जैसे हमने पढ़ा था कि लोक एक अनुभववाद का जनक है, लोक उदारवाद का जनक है, लोक एक महान परंपरा का अंतिम और एक महान परंपरा का प्रथम प्रवक्ता है, और लोक को क्या कहा जाता है, एक लोक को कहा जाता है फिलोसफर ऑफ कॉमन सेंस। ये लोक के महत्व थे।